मैं आज भी नहीं जानती कि उस रात असल में क्या हुआ था, लेकिन जो कुछ मैंने अपनी आंखों से देखा और अपने दिल से महसूस किया, वही मैं यहाँ लिख रही हूँ। शायद कभी किसी के पास इसका जवाब हो, क्योंकि आज भी जब मैं उस अनुभव को याद करती हूँ तो मेरी रूह कांप जाती है, जैसे ठंडी हवा का झोंका सीने के आर पार निकल गया हो। 14 दिसंबर 2008 की वो रात मेरी जिंदगी का ऐसा हिस्सा बन गई है जिसे मैं चाहकर भी मिटा नहीं सकती। उस समय मैं अपनी 2 सहेलियों के साथ मनाली घूमने गई थी। हम तीनों ने 11 तारीख को सफर शुरू किया और 16 को लौटने का प्लान बनाया था। हमारी पास जो गाड़ी थी वो उधार ली हुई महिंद्रा स्कॉर्पियो थी। थोड़ी पुरानी थी, बॉडी पर खरोंचे और डेंट थे, मगर इंजन और चेसिस अच्छे से काम कर रहे थे, इसलिए हमें कोई परेशानी नहीं हुई। मनाली पहुंचते ही सब कुछ बहुत खूबसूरत लग रहा था। बर्फ के बीच पहाड़ों की खामोशी, ठंडी हवाओं की चुभन और एक तरह का सपनों जैसा माहौल। हम तीनों लड़कियां बहुत उत्साहित थी, सेल्फियां ले रही थीं, एक दूसरे के कपड़े पहनकर फोटो सेशन कर रही थीं। तभी अचानक हमने प्लान बनाया कि चलो रोहतांग भी चलते हैं। ये प्लान सच कहूँ तो बहुत अचानक बना था, शायद दिल में रोमांच की भूख थी। सो हम निकल पड़ी लगभग 12:15 बजे दिन में। लेकिन हमें अंदाजा नहीं था कि दिसंबर में वहाँ का हाल कैसा होता है। रास्ते वैसे ही खराब थे और ऊपर बर्फ बहुत ज्यादा थी। हमें असली पास तक पहुँचने से लगभग 5 किलोमीटर पहले ही गाड़ी छोड़नी पड़ी और करीब 1 किलोमीटर पैदल चलकर हम स्नोफील्ड तक पहुँचे। मैं खुद को बहुत मजबूत मानती थी, लेकिन रोहतांग की ठंडी हवा और कम ऑक्सीजन ने हमें थका दिया। सांस फूल रही थी, सिर भारी लग रहा था। लगभग 3:45 बजे जब हम वापस लौटने लगी तो हम सब थकान से टूट चुकी थी, पर दिल खुश था क्योंकि हमने एक नया अनुभव पा लिया था। वापसी में रास्ता बहुत कठिन और सुनसान लगने लगा। पहाड़ की सड़कें वैसे भी डरावनी होती हैं, ऊपर से सूरज डूब रहा था। तभी हमारी गाड़ी का सामने वाला टायर पंक्चर हो गया। मैं एकदम घबरा गई। इतनी ठंड, इतनी अंधेरा और ऊपर से ये समस्या। हमने सोचा कोई बात नहीं, स्पेयर टायर होगा तो काम चल जाएगा। लेकिन जब स्पेयर निकाला तो उसमें हवा ही नहीं थी। मैं वहीं बैठकर रोने वाली हो गई थी, क्योंकि ये उधार की गाड़ी थी और पीछे से गिल्ट भी आ रहा था कि क्यों बिना चेक किए हम यहाँ तक आ गईं। हम तीनों बहुत परेशान थी कि अब क्या करें। आसपास का इलाका बिल्कुल सुनसान था, बस दूर पहाड़ों से आती हवा की आवाज और हमारी दिल की धड़कनें सुनाई दे रही थी। हमने सोचा शायद कोई स्कॉर्पियो या टैक्सी लौटते हुए मिले तो उनसे मदद मांग लेंगे, पर शाम 5:30 के बाद ट्रैफिक लगभग खत्म हो गया। तभी मेरी एक सहेली को बहुत उल्टी जैसा महसूस होने लगा और सिर दर्द भी। उसके लक्षण साफ तौर पर हाई एल्टीट्यूड सिकनेस के थे। उसका चेहरा पीला पड़ गया और आंखों से पानी निकल आया। मैंने जोर देकर कहा कि वो और मेरी दूसरी सहेली नीचे जाती टैक्सी पकड़कर मैकेनिक लेकर आएं। वो मुझे अकेला छोड़ने को तैयार नहीं थी, पर मैंने समझाया कि गाड़ी लॉक करके बैठूंगी तो मुझे कुछ नहीं होगा। मैंने हंसकर कहा भी था कि इतनी ऊंचाई पर कौन मुझे लूटने आएगा, पर वो हंसी सिर्फ बाहर थी, अंदर से मैं बहुत डरी हुई थी। जब तो उन दोनों चली गईं तो मैंने गाड़ी के दोनों तरफ रिफ्लेक्टर लगा दिए ताकि कोई गाड़ी आए तो दिख सके। फिर मैं पीछे की सीट पर बैठ गई, खुद को जैकेट और शॉल में लपेटकर हाथों को सीने पर बांधकर सोने की कोशिश करने लगी। बाहर का तापमान लगभग -7 था और गिरता जा रहा था, लेकिन पहले भी मैंने कई हाई एल्टीट्यूड ट्रैकिंग किए थे तो मुझे लगा कि मैनेज कर लूंगी। शुरुआत में सब सामान्य था, पर धीरे धीरे एक अजीब सा डर दिल में बैठने लगा। शायद इसलिए क्योंकि पहाड़ की रातें बहुत अलग होती हैं। वहाँ की खामोशी भी एक आवाज़ बन जाती है। मुझे पता ही नहीं चला कब नींद लग गई, लेकिन अचानक आंख खुली तो घड़ी में लगभग 8 बजे थे। बाहर पूरा अंधेरा था, सिर्फ हवा की तेज आवाज़ गूंज रही थी और गाड़ी के अंदर एक अजीब सी ठंड थी। तभी मुझे पहली बार वो रगड़ने जैसी आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई चीज़ खुरच रही हो या कोई भारी सांस ले रहा हो। मैं घबरा कर उठी। खिड़कियां धुंधली थी, इसलिए बाहर कुछ साफ नहीं दिख रहा था। मैंने खुद को समझाया कि ये हवा की वजह से है और फिर लेट गई। लेकिन वही आवाज़ दोबारा आई, इस बार और साफ, यानी कोई पास ही हो। और तभी सामने विंडस्क्रीन पर अचानक बर्फ की परत जम गई और फिर उतनी ही तेजी से गायब हो गई। मैं एकदम जड़ हो गई थी। अगले ही पल वही घटना फिर हुई, पहले बर्फ फिर गायब। मैं डर और जिज्ञासा के बीच फंसी हुई थी। मेरा दिल कह रहा था बाहर मत निकलना, लेकिन दिमाग बोल रहा था कि शायद इंजन से कुछ लीकेज है या टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से ऐसा हो रहा है।
पर जो बात सच में मुझे डरा गई वो ये थी कि अब वही चीज़ ड्राइवर साइड की खिड़की पर हुई। मैंने तुरंत पीछे की खिड़की साफ करके बाहर झांकने की कोशिश की, लेकिन बस अंधेरा और हवा दिख रही थी। मैं बाहर निकलने ही वाली थी कि उसी खिड़की पर अचानक से बर्फ जम गई और वही खुरचने की आवाज़ आई। मैं पीछे हट गई। मेरे हाथ कांप रहे थे, दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि मुझे लगा कोई बाहर खड़ा है और मेरी धड़कनें सुन सकता है। अचानक रियर विंडो पर भी वही हुआ, पर इस बार उसके साथ दबा दबा गुर्राने जैसा स्वर भी सुनाई दिया। मेरी आंखों के अंधेरा छाने लगा। मैं जोर से चीखी और पूरी ताकत से विंड स्क्रीन पर मुक्के मारने लगी। जैसे ही मैंने ऐसा किया, वो बर्फ अचानक गायब हो गई। कुछ देर तक सिर्फ खामोशी रही, लेकिन वो खामोशी और डरावनी थी। मैं पीछे की सीट के बीच में बैठ गई ताकि किसी खिड़की के पास न रहूं। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मैं खुद को बार बार मजबूत बोल रही थी, पर सच ये था कि मैं टूट चुकी थी। तभी पीछे से और ज्यादा तेज गुर्राने की आवाज आई। इस बार ऐसा लगा जैसे कोई बहुत गुस्से में हो। मैंने फिर चीखकर खिड़कियों को पीटना शुरू कर दिया, लेकिन इस बार बर्फ गायब नहीं हुई, बल्कि और तेजी से विंडस्क्रीन को ढकने लगी। उसी के साथ पूरी गाड़ी जोर जोर से हिलने लगी, जैसे कोई बहुत भारी चीज उसे झंझोर रही हो। मैं पागलों की तरह चिल्ला रही थी। मेरी आवाज बैठ गई, हथेलियां लाल हो गई, पसीना मेरे शरीर से बह रहा था, जबकि बाहर माइनस टेम्परेचर था। हर खिड़की पर दरारें आने लगी। मुझे लग रहा था कि अब गाड़ी टूट जाएगी और मैं किसी अदृश्य दैत्य के हाथों मर जाऊंगी। करीब आधी रात के आसपास मैंने बाहर से किसी को खिड़की पर जोर से पीटते सुना। मैं लगभग बेहोश थी, लेकिन किसी तरह पहचान लिया कि वो मेरी सहेली की आवाज़ है। जैसे ही उसने आवाज़ लगाई, मैंने पूरी ताकत से खिड़की पर मुक्का मारा और रोते रोते दरवाज़ा खोला। उसे देखते ही मेरी जान में जान आई। उसके साथ मैकेनिक और टैक्सी ड्राइवर भी थे। उन्होंने जल्दी से टायर बदलवाया और हमें नीचे ले गए। मेरी सहेली मुझे देखती रह गई। मेरा चेहरा सूजा हुआ था, होंठ सूखे थे, आंखें लाल थी और आवाज़ बिल्कुल बंद। अगले 1 हफ्ते तक मैं ठीक से बोल भी नहीं पाई, सिर्फ टूटी फूटी आवाज़ निकलती थी। उस रात के बाद से मैं बार बार सोचती हूँ कि ये क्या था। अगर कोई जानवर था तो गाड़ी पर पैरों की आवाज़ क्यों नहीं आई? अगर कोई प्राकृतिक घटना थी तो खिड़कियों पर दरारें क्यों पड़ी? और अगर कोई आत्मा थी तो वो अंदर क्यों नहीं आई? मुझे बस इतना लगता है कि वो शक्ति सिर्फ मुझे चाहती थी। मेरी सहेलियों को कुछ नहीं हुआ, ना ही मैकेनिक या ड्राइवर ने कुछ अजीब महसूस किया। ये पूरा अनुभव सिर्फ मेरा था। शायद इसी वजह से आज तक मैं उसे भूल नहीं पाई हूँ। कभी कभी रात को आंख बंद करते ही वही बर्फ जमना, वही गुर्राहट, वही हिलती गाड़ी मेरी आंखों के सामने आ जाती है और मैं फिर वही लड़की बन जाती हूँ जो उस रात रोहतांग की पहाड़ियों में अपनी जान बचाने के लिए चीख चीख कर खिड़कियों पर मुक्के मार रही थी।